चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। प्रोग्राम गा मेरे मन गा में हम इन दिनों बात कर रहे हैं पत्रकार राजेश बादल से और आपके साथ हूं मैं राजश्री। तो हम बात कर रहे थे कि आप जयपुर आए और वहां से आपने पत्रकारिता की कैसे शुरुआत थी। फिल्में वगैरह देखते थे, संगीत का तो शौक था, अब अकेले रह रहे थे, आजाद थे, काम कर रहे थे, तो क्या ऐसा उस तरह से तो अकेला नहीं था। चूंकि छतरपुर में मेरे अंकल थे, वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो हाँ, ये आपने ठीक कहा कि फिल्में उस समय इकलौता माध्यम था, तो महीने में 1 या 2 फिल्म तो देख ही लेते थे। गाने शौक था। मेरा ख्याल है वो उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसपे आपको हर नया माध्यम लुभाता है, हर नई चीज लुभाती है। तो मना भी करने के बाद भी, जैसे बचपन में मुझे याद, मेरी पहली फिल्म तो माँ के साथ में थी, शायद उसका नाम था भक्त प्रहलाद या संपूर्ण रामायण टाइप कुछ इस तरह की धार्मिक फिल्म थी। लेकिन जैसे बड़े हुए तो कुछ रोमांटिक फिल्में भी पसंद आई, और जब वो फिल्में पसंद आई तो जाहिर है कि ये भी देखा जाता था कि बच्चा कौन सी फिल्म देखने जा रहा है, तो फिल्म ज्यादा मत देखो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो ये भी होता था, कभी कभी चोरी से भी फिल्म दिखाते थे कॉलेज से, प्रैक्टिकल। आपने बताया था कि आप, जैसा मैंने पढ़ा था आपके बारे में, कि आपने कुछ दिन तक इसमें महाविद्यालय में पढ़ाया भी था, हिस्ट्री, तो फिर वो क्यों छोड़ दिया? मैंने आपको बताया कि मैंने बीएससी किया, उसके बाद लॉ 2 साल तक किया, फिर एमए किया। और एमए में उस समय जो था वो एडहॉक मेरा अपॉइंटमेंट था, और उन्हीं दिनों देश का जो नंबर 1 हिंदी अखबार था वो था इंदौर से निकलने वाला नई दुनिया, और उसके जो संपादक थे, प्रधान संपादक राजेंद्र माथुर। राजेंद्र माथुर को मैं इस शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी संपादक मानता हूँ। बाद में उन्होंने 10-11 बरस तक नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादक के तौर पर जब काम किया, तो ये बात उन्होंने प्रमाणित भी कर दी कि उनसे अच्छा कोई दूसरा संपादक नहीं है। तो जब मैं लिखने लगा था, तो मुझे याद है कि 1977 के चुनाव जब हुए थे और जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो उन्होंने मुझे, मेरे बारे में कहीं पता लगाया होगा कि कोई छतरपुर में एक लड़का है जो इस तरह से पत्रकारिता करता है, तो उनका तार आया मेरे पास कि आप कुछ काम करें हमारे लिए, और वहां से उनसे रिश्ता बना था। तो 1980 में जब मैं लेक्चरर था कॉलेज में, तो मुझे उनका प्रस्ताव मिला कि क्यों नहीं मैं उनको ज्वाइन करता। तो इस तरह से जुलाई 1980 या 81 में मैंने उप संपादक के तौर पर नई दुनिया इंदौर में ज्वाइन किया। तो इस तरह से मैंने फिर वो जो प्राध्यापक वाला जीवन है वो, प्राध्यापक जब आप थे तो युवा ही रहे होंगे, जाहिर है। तो उस वक्त पढ़ाना कैसा अनुभव रहा आपका? थोड़े ही वक्त के लिए था, लेकिन वो भी एक अनुभव तो जरूर रहा। देखिए, ऐसे था कि आप खुद ही यंग थे बहुत। हाँ, मुझे लगता है कि लेकिन अध्यापन शायद मेरे खून में था। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे दादा, मेरी बुआ, चाचा, चाची, सभी लोग जो थे वो शिक्षण क्षेत्र से थे। जी, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि मेरी नियति मुझे संप्रेषित करने वाले माध्यमों की ओर ले जा रही थी, तो इसलिए मैं फौज में नहीं गया, इसलिए मैं डॉक्टरी में नहीं गया। लिखने से मेरा रिश्ता शुरुआत हुई। इसके बाद जो कक्षा में आप अपने छात्रों के साथ संवाद करते, वो भी एक रिश्ता था, और अभी तक चलता है। तो अभी तक है, अभी भी जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ, तो बच्चे, उसमें कई स्टूडेंट तो ऐसे थे जो मेरी उम्र के ही थे। तो मेरा अनौपचारिक शिक्षण पे हमेशा जोर रहा है। तो मेरी क्लासरूम में नहीं लगती थी। इतिहास मैंने पढ़ा, साइंस बैकग्राउंड से था, तो मैंने बड़ा वैज्ञानिक तरीके से इतिहास पढ़ा। तो मैं घूमते घूमते उनको कैंटीन ले जा रहा हूँ, तो मेरा पीरियड चल रहा है। कई बार प्रिंसिपल साहब को बड़ा इतराज होता था कि भाई ये कैसी क्लास है तुम्हारी। मैंने कहा जी कि आप देख लीजिए, अगर बच्चों से पूछ लीजिए, अगर उन्हें मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद, तो सारी क्लास ने मुझे समर्थन किया। और मैं आपको बताऊं कि एमए के मेरे, अगर मुझे ठीक याद है, तो ज्यादातर छात्र प्रथम श्रेणी में पास हुए थे इतिहास में उस दौर में। क्या बात है। चलिए एक और गीत सुनते हैं और वापस टीवी पत्रकारिता की ओर हम मुड़ेंगे। एक गीत सुनते हैं, कौन सा गीत सुनेंगे? एक फिल्म आई थी अदालत, और लता जी ने बड़ी खूबसूरत एक गजल थी। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। ये गीत सुनते हैं। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते।
यह गजल कौन गा रही है? अरे हुजूर, गजल उसने छेड़ी, मुझे साथ देना, जरा उम्दे रफ्ता को आवाज देना। आइए हुजूर। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। मजबूर बहुत करता है ये दिल तो जुबां को, ये दिल तो जुबां को। कुछ ऐसी ही हालत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते। कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते, अगर कहने पे आते। दुनिया की इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया। अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। टीवी पत्रकारिता में आपने अनेक कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसका जिक्र भी हम यहाँ करना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि दूरदर्शन पर भी लगभग 12 साल आपने खबरें पढ़ी, ये कैसा अनुभव था और कैसे किया? मैं आपको बताऊं, आज तो इतने साधन और सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन जब मैंने दूरदर्शन पर खबरें पढ़ना शुरू किया तो मुझे याद है कि उस समय प्रॉम्प्टर नहीं होता था। तो खबरों के करीब करीब 30 या 40 पेज होते थे और 3 या 4 बार तो आपको पढ़ने ही होते थे। एक तरह से आप समझिए कि रट लेना होता था। क्योंकि जब मेरा चुनाव हुआ तो जसदेव सिंह, जो बहुत जाने माने कमेंट्री जी बिल्कुल, बहुत जाना पहचाना, तो उन्होंने एक बात मुझे मंत्र खबरों का दिया था, हालांकि वो खेल समीक्षक थे। उन्होंने कहा कि टेलीविजन में आंखों और आपकी जबान के जरिए लोग आपसे जुड़ते हैं। जब आप खबर पढ़ें तो स्क्रीन पर आपको ऐसे लगना चाहिए कि आप अपने हर दर्शक की आंखों में झांक करके आप उनको खबर सुना रहे हैं। जाहिर है इसका अर्थ यह था कि जो कागज मेरे हाथ में है वो कागज मुझे सिर्फ एक नजर की तरह देखना है और बाकी पूरी लाइन मुझे कैमरे के लेंस में झांकते हुए पढ़नी है। कैसे करते थे इसको? तो ये था कुछ, एक तो उस समय एक ललक होती थी। मैंने कहा ना कि खबर, अब जैसे मैं अगर मान लीजिए कहूं कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं, बशर्ते संवाद की स्थिति दोनों ओर से बनाई जाए।
अब उस समय ये होता था कि हमने जैसे लिखा है तो अगर एक दो शब्द दाएं बाएं भी हो जाए तो ज्यादा नहीं होता था। अब तो आपके प्रॉम्प्टर जो होता है सामने, जो आपको लिखना होता है, तो वो वही होता है। तो हम लोग थोड़ा बहुत वाक्य विन्यास को जो निकलता था वो तोड़ मरोड़ भी देते थे। हाँ, उसकी आत्मा बनी रहती थी। अभी आपने देखा होगा कि जो ग्राफिक्स हैं वो सब सारा कंप्यूटराइज्ड हो गया है। उस समय तो गत्ते में लिखते थे, हाथ से लिखते थे और वो दूसरे अलग अलग एक प्लेट से लगा के हटाते थे। लेकिन बड़ा कठिन काम है, इसमें तो कोई शक नहीं। दूसरा सवाल जो करना चाह रही हूँ वो भी पत्रकारिता से ही संबंधित है, लेकिन यहाँ मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, मैं थोड़ी उत्सुक हूँ आपसे ये पूछने के लिए कि आपका उच्चारण उर्दू या हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो गांव कस्बों में जो लोग जहाँ पढ़ाई करते हैं वहां पर उच्चारण के बारे में कोई शिक्षा, मुझे नहीं लगता कुछ अलग से कोई शिक्षा दी जाती है। तो ये आपने कहाँ से इस पे काम किया? सच बताऊं तो इसके लिए मैं आकाशवाणी को श्रेय दूंगा। अच्छा। मैं उस इलाके से था जहां पर आप देखें जैसे बुंदेलखंड में वाह और बा इसका फर्क नहीं है, इससे बिहार में र और ड़ का फर्क नहीं है। बिल्कुल, तो वैसा ही यहाँ भी था। तो जब मेरी पहली परिचर्चा कंटेंट की नजर से तो देखा जाए तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरा उच्चारण दोष इतना अधिक था कि जो मेरे जो उस समय कार्यक्रम अधिकारी थे उन्होंने माथा पीट लिया। बोले आपने इतना अच्छा संचालन किया है, लेकिन मेरा एज ए कार्यक्रम अधिकारी अगर मैं कहूंगा तो मैं इसको प्रसारित नहीं करना चाहता। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले उच्चारण दोष बहुत है आपका। और मैं कहूंगा कि उस दौर में आकाशवाणी में लोग ऐसे होते थे जो बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते थे। क्या बात? तो एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्र निदेशक होते थे, उनके साथ में 2-3 लोग, अब तो संयोग से अब श्रीमती मीनाक्षी मिश्रा होती थी, अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने एकदम बच्चों की तरह एक एक शब्द का उच्चारण ठीक कराया। नुक्ता किसको कहते हैं, किसका अर्थ कैसे, जब आप सीधे बोल रहे होते हैं, आपके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं होती, तो कैसे आपकी जबान और दिमाग का रिश्ता बना रहे और आपकी जबान से वही शब्द निकले जो आप सोच रहे हैं। ये उन्होंने एक ट्रेनिंग जो दी, तो मैं जीवन भर आभार मानूंगा आकाशवाणी का। क्योंकि राजेश जी आज भी बहुत से, कुछ कहूंगी बहुत तो नहीं कहूंगी, जो हमारे बहुत चर्चित जो न्यूज रीडर्स हैं, नाम नहीं लूंगी किन्हीं का, लेकिन उच्चारण दोष वहां देखने को सुनने को मिलता है। बिल्कुल, और वो बहुत प्रोमिनेंट न्यूज रीडर्स हैं। असल में हुआ ये है कि जो मेरा अपना सोचना है कि इस तरह की प्रयोगशालाएं, जो व्यावहारिक प्रयोगशालाएं हमारी थी, अब वो धीरे धीरे घटती जा रही हैं। आप रेडियो की बात कर रही हैं, मैं टेलीविजन की बात कर रहा हूं, राज्यसभा टीवी में डायरेक्टर हूं, तो मैं देखता हूं कि कई बार हमारे जो बच्चे हैं, नए जो आ रहे हैं, जो एंकर्स हैं, पढ़ते नहीं हैं। और अगर पढ़ते नहीं हैं तो आपके पास बहुत शब्दावली जो होती है बहुत सीमित होती है। अब एक तो शब्द भी कम है और दूसरा आप में ये जानने की उत्कंठा, वो इच्छा भी नहीं है कि इस शब्द को कैसे बोला जाएगा। कई बार मैं उनकी क्लास लेता हूं, बताता हूं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जो आप लिखते हैं वही बोल दें तो आप शुद्ध हैं, लेकिन अगर आप लिखेंगे गलत तो आप फिर बोलेंगे भी गलत। ये है एक बड़ा कारण कि अब वो व्यावहारिक प्रयोगशालाएं फिर जिंदा होनी चाहिए। अब कौन सा गीत सुनवाएंगे? एक मोहम्मद रफी का ही एक और गीत है। एक फिल्म आई थी शंकर हुसैन, और अगर मुझे ठीक याद है तो एक ही गीत था वो पूरी फिल्म में। अच्छा। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की, बड़ी खूबसूरत मगर सांवली सी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी, उसी नींद में कसम सा कर सराने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की। से
तो होंगे। कई साज सीने की खामोशियों में मेरी याद से झंझनाते तो होंगे। वो बेसाख्ता धीमे धीमे सुरों में मेरी धुन में कुछ गुनगुनाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की चलो खत लिखे जी में आता तो होगा, मगर उंगलियां कप कपाती तो होंगी। कलम हाथ से छूट जाता तो होगा, उमंगे कलम फिर उठाती तो होंगी। मेरा नाम अपनी किताबों पे लिख कर वो दांतों में उंगली दबाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी। बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा। कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे, ज़मीं पर दुपट्टा लटकता तो होगा। कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की तबीयत पे हर काम खलता तो होगा। प्लेटें कभी टूट जाती तो होंगी, कभी दूध चूल्हे पे जलता तो होगा। गरज अपनी मासूम नादानियों पर वो नाजुक बदन झेप जाती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। मुझे अपने ख्वाबों की बाहों में पाकर कभी नींद में मुस्कुराती तो होगी। उसी नींद में कसमसा कर तराने से तकिए गिराती तो होगी। कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की इस समय हमारे साथ हैं पत्रकार राजेश बादल और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गा मेरे मन का। 1994 समाचार आधारित धारावाहिक दस्तक शुरू किया था, जो क्षेत्रीय स्तर पर पहला धारावाहिक था जी। इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? ऐसा बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ था और जो आपने किया है। जी। दरअसल हुआ ये था कि मैं आपको दूरदर्शन के एक धारावाहिक की याद दिलाऊंगा। 1992 की बात है। परख नाम से एक न्यूज मैगजीन शुरू हुई थी और ये बड़ी लोकप्रिय दूरदर्शन की समाचार पत्रिका थी जी। इसके पहले एपिसोड से लेकर आखिरी एपिसोड तक मैंने उसमें काम किया था, मगर वो राष्ट्रीय
उसमें अखिल भारतीय स्तर की समाचार कथाएं होती थी। मेरी इच्छा ये होती थी कि जब मैं उन दिनों चूंकि भोपाल में था, भोपाल दूरदर्शन शुरू हो गया था और वहां का पहला बुलेटिन जो उद्घाटन वाला बुलेटिन होता वो भी मैंने ही पढ़ा था। तो मुझे लगा कि क्यों ना ऐसे कुछ किया जाए कि एक जो हिंदुस्तान है वो गांवों में बसता है, कस्बों में बसता है, वहां की समाचार कथाएं लाई जाएं और वो एक धारावाहिक की शक्ल में आए। तो मैंने दस्तक ये शुरू किया था और ये मैं आपको बताऊं, मैं उस समय करीब करीब 20-22 साल पहले की बात है, उन दिनों मुझे हर एपिसोड पर 500 से 1000 चिट्ठियां मिलती थी। हाँ, ये देश की पहली समाचार आधारित साप्ताहिक पत्रिका थी। जी, प्रादेशिक केंद्रों से प्रसारित होने वाली में थी, क्योंकि परख तो राष्ट्रीय धारावाहिक के तौर पे आ ही चुका था। और इसमें आप जुड़े और अनेक राज्यों से करीब 100 से ज्यादा समाचार कथाएं कवर किया आपने इसमें। तो ये सब कुछ करने का क्या अनुभव रहा आपका? मुश्किल रहा सच में बड़ा मुश्किल था। आज तो बहुत आसान है, आप गूगल पे जाते हैं और बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रेडियो और अखबार के साथ मेरी शुरुआत हुई, तो जब कोई आलेख लिखता था तो बड़ी लोग, अरे भाई तुम्हारा आर्टिकल पढ़ा मैंने, बड़ा अच्छा लिखा है, या खराब लिखा है, या ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। रेडियो में ये था कि उन दिनों जो रेडियो में हम लोग कार्यक्रम पेश करते थे, तो मैं कह सकता हूं, आप इसको मतलब अपनी तारीफ ना माने, लेकिन सभी लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि रेडियो के जो लोग थे उस समय सुपरस्टार होते थे। लोग आवाजों के जरिए पहचानते थे। बिल्कुल। अरे आज आपका ये कार्यक्रम सुना, आपका ये बड़ा अच्छा था, आपने ये गीत सुनवाया, वो क्यों नहीं सुनवाया, ये किया, वो क्यों नहीं किया। इस तरह से रिएक्शंस मिलती, चिट्ठियां आती थी और बोरे में बंद चिट्ठियां आती थी आकाशवाणी के पास। दूरदर्शन उन दिनों धीरे धीरे विकास कर रहा था। तो मैंने आपको बताया कि जयपुर में मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था, भोपाल में भी एक अखबार में था। ये तब लगता नहीं था कि दूरदर्शन पूर्णकालिक आमदनी का जरिया बनेगा। तो ऐसे लगता था कि हाँ, लोगों ने देखा है, अच्छा लगता था खुद को, मुझे स्वीकारने में कोई हिचक नहीं है कि अगर मैं कलकत्ता के एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ हूं और लोग कह रहे हैं पहचान रहा है, तो बॉम्बे एयरपोर्ट पर हैं। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि कई बार लोग, मैं बोर्डिंग पास लेने के लिए कतार में होता था और उस समय लोग, अरे आप वो हैं क्या। तो ये जो चीज है, बड़ा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में, लेकिन अच्छा लगता था। हाँ, ये कभी नहीं लगा कि हम इसको पूर्णकालिक जो हमारा ये है पेशा बन जाएगा, व्यवसाय बन जाएगा। तो बड़े धुन के साथ करते थे। और जैसे मैंने आपने उच्चारण की बात कही थी, संयोग से दूरदर्शन में भी मुझे उस दौर में ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे टेलीविजन सिखाया। वरना उस दौर में तो कहीं कोई पढ़ाई होती नहीं थी इस तरह से। यूनिवर्सिटीज में भी बहुत कम पढ़ाया जाता था, पत्रकारिता पढ़ाई जाती थी, मगर वो 1950 और 60 के दशक का पाठ्यक्रम होता था। तो जो व्यावहारिक जानकारी है वो मुझे टेलीविजन के जो उस समय उस दौर के अधिकारी थे उन्होंने मुझे सिखाया और बड़ा मजा आया काम करने में। तो ये तो वो दौर था जब मेरा ख्याल है देश भर में 7 या 8 लोग भी नहीं थे, 10 लोग रहे होंगे बमुश्किल, गिने चुने लोग थे। बिल्कुल। तो न्यूज में तो निश्चित रूप से नहीं थे। अब एक गीत सुनते हैं। एक फिल्म आई थी शगुन, और जगजीत कौर साहब जो खयाम साहब की श्रीमती जी हैं जी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। हाँ, बहुत ही खूबसूरत गीत है, ये सुनते हैं। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम, इस
राजेश बादल से हमारे आगे की बातचीत सुनने के लिए कल भी हमारे साथ बने रहिएगा। मुझे यानी राजश्री को इजाजत दीजिए। नमस्कार।